गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू जमुना प्रसाद मेमोरियल पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम अब तक शेयर्स के मीनिंग को पढ़ चुके हैं। शेयर्स की जनरलिटी को पढ़ लिया है हमने। शेयर्स को इशू करना हमने एट पार और एट प्रीमियम समझ लिया है। एट डिस्काउंट भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर्स और फॉरफीचर को। साथ में हम आज शेयर कैपिटल को भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शेयर्स में जो कैपिटल होती हैं, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल हैं, वो सबसे पहले कौन सी है? सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल होती है अधिकृत पूंजी। मतलब कोई भी कंपनी अपने एमओए के कैपिटल क्लॉज में दी हुई कैपिटल के तक ही, उसकी अमाउंट तक ही केवल फंड रेज कर सकती है शेयर इशू करके। वो हमारी कहलाती है ऑथोराइज कैपिटल। मतलब अगर किसी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 2 लाख रुपए है तो वो 2 लाख रुपए तक के ही शेयर्स इशू करके फंड रेज कर सकती है। ये हमारी होती है ऑथोराइज कैपिटल। नेक्स्ट आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल होती है कि हमने जितने भी रुपए के शेयर्स ऑथराइज कैपिटल में से इशू किए, मतलब जारी किए हैं, मतलब कितने रुपए का फंड हमने शेयर इशू करके रेज किया है, ये हमारी इशूड कैपिटल होती है। मान लीजिए हमारे पास 2 लाख रुपए की इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल थी। उसमें से हमने 1.5 लाख रुपए की शेयर्स 1.5 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर दिए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? इशूड कैपिटल कहलाएगी। नेक्स्ट आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसको याचित पूंजी बोलते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल होती है कि आपने पब्लिक में आईपीओ लाके कितने रुपए के शेयर्स इशू किए और उसमें से कितने रुपए के आपके पास कितने रुपए की शेयर्स एप्लीकेशन आई, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए की ऑथराइज हो गई, 1.5 लाख रुपए की आपकी इशूड हो गई, उसमें से 1,40,000 रुपए की आपके पास सब्सक्राइब हुई, मतलब 1,40,000 रुपए के ही शेयर्स आपकी मांगे गए। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल होती है कि हमने कंपनी ने कितने रुपए अब तक मांग चुकी है, मतलब कौन कौन सी वो कॉल्स मांग चुकी है, एप्लीकेशन मांग चुकी है, अलॉटमेंट मांग चुकी है, फर्स्ट कॉल मांग चुकी है या फाइनल कॉल मांग चुकी है। तो मान लीजिए शेयर्स की जो एक फेस वैल्यू है वो 10 रुपये के हिसाब से है, यानी आपके 14,000 1,40,000 के सब्सक्राइब हुए थे, यानी 14,000 रुपये के जो शेयर्स हैं, 14,000 शेयर्स आपके बिके थे। 10 रुपये वाला था, उसमें से 3 रुपये एप्लीकेशन पर थे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे थे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे थे। मान लीजिए अब तक उसने फाइनल कॉल नहीं करी है, यानी फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 2 रुपये की, तो 8 रुपये कॉल्ड अप में। पेड अप कैपिटल कितनी है? पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि कितने अब तक कॉल की गई है, कितने रुपए तक की अब तक उस 10 रुपये के शेयर्स में से 2 रुपये की गई है, 3 रुपये की कॉल की गई है, 5 रुपये की कॉल की गई है, जितने रुपए की भी कॉल की गई वो तो होगी कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन अब तक उसमें से कितने रुपए पेड अप हो चुके हैं? मान लीजिए 1,40,000 रुपये के शेयर सब्सक्राइब हुए थे, उसमें से केवल 1,20,000 रुपये की ही पेड अप हुए हैं, 20,000 रुपये के पेड अप नहीं हुए हैं। तो कितनी मानी जाएगी? पेड अप कैपिटल मानी जाएगी 1,20,000 रुपये। और जो 20,000 रुपये नहीं पेड अप हुए हैं वो अनपेड कॉल मानी जाएगी। नेक्स्ट होती है हमारे पास रिजर्व कैपिटल। देखिए, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल होती है हमारी कि जो कॉल कंपनी ने अब तक आपसे नहीं मांगी है, मतलब कॉल्ड अप मतलब मांग चुकी है, और अनकॉल्ड अप मतलब होता है रिजर्व कैपिटल की। मान लीजिए 2 रुपये अभी तक कंपनी ने आपसे नहीं मांगे हैं, 10 रुपये में से 2 रुपये नहीं मांगे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो रिजर्व कैपिटल होती है। कंपनी को जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग कभी कभी कंपनी अलॉटमेंट या कॉल्स लेती रहती है पब्लिक से, तो वो क्या कहलाती है? रिजर्व कैपिटल कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं कॉल इन एरियर्स पे। कॉल इन एरियर्स होता क्या है?
कॉल इन एड्स का मतलब होता है जब हम अपने शेयर होल्डर से किसी भी एप्लीकेशन तो आई जाती है, अलॉटमेंट या अदर कॉल्स पर हम पैसा मांगते हैं, और उसमें से कोई भी शेयर होल्डर, जो डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर कहलाएगा, वो जो शेयर होल्डर आपको पैसे नहीं देता है, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो बाकी से सबसे आ गई फर्स्ट कॉल, केवल उसी शेयर होल्डर से नहीं आई, तो ये जो 3000 रुपये नहीं आए हैं, ये हमारे कॉल इन एरियर्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मीनिंग देख लीजिए, व्हेन मनी इज डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स। तो अगर हमने कोई भी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट या और दूसरी कॉल्स पर, यानी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल पर हमने कोई अलॉटमेंट या कॉल्स के पैसा मांगा है, द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स आर डेबिटेड, तो उसके अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। क्योंकि हम शेयर फर्स्ट कॉल, लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट, जब हम ड्यू करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करते हैं ना टू शेयर कैपिटल में, तो डेबिट किया जाता है। समटाइम्स शेयर होल्डर डू नॉट पे देयर ड्यूज एन अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स। कुछ शेयर होल्डर्स, कभी कभी क्या होता है, कुछ होल्डर्स जो होते हैं वो अपने ड्यूज अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे टाइम पर पे नहीं करते हैं। ठीक है, विद द फिक्स टाइम, द अमाउंट विच इज नॉट पेड विद डिफॉल्टर होल्डर्स इज कॉल्ड कॉल इन एरियर्स। तो वो जो अमाउंट होती है जो नहीं पे की गई होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, हमारी कॉल इन एरियर्स कहलाती है। द कंपनी इज ऑथोराइज टू चार्ज इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट ऑन कॉल इन एरियर्स फ्रॉम द ड्यू डेट टू डेट ऑफ पेमेंट। तो कंपनी ऑथराइज होती है, कंपनी को ये अथॉरिटी होती है कि वो एक स्पेसिफाइड रेट से, किसी भी एक रेट से वो क्या कर सकती है, उन पर कॉल इन एरियर्स पे इंटरेस्ट लगा सकती है। कैसे, ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ पेमेंट तक। मान लीजिए नवंबर में देना था, नवंबर में ड्यू हुआ था और उनने जनवरी में दिया, तो नवंबर में जब 3 महीने का क्या लगाएंगे, हम इंटरेस्ट लगाएंगे। बट देखिए वो तो कोई भी स्पेसिफाइड रेट लगा सकती है, लेकिन बट इफ़ ओ इज कंपनी आर साइलेंट, अगर इसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, अगर एओए में इसके बारे में नहीं बताया गया है तो टेबल ए शैल अप्लाई विच प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। अगर इसके बारे में एओए में नहीं बताया गया है तो हम टेबल ए को अडॉप्ट करेंगे, और जिन कंपनियों के एओए नहीं बनाए जाते वो टेबल ए को अडॉप्ट करते हैं। अलग अलग टेबल होती है, टेबल ए बी सी डी होती है, तो उस हिसाब से ये चलता है। तो however the director have the right to waive the interest on call in arrears। अगर डायरेक्टर चाहे तो इन कॉल इन एरियर्स के जो इंटरेस्ट होता है उसको वो मना कर सकती है, छोड़ सकती है, मतलब आपको फ्री कर सकती है कि आप इंटरेस्ट ना दें। ठीक है ना, ये हुई कॉल इन एरियर्स की बात। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे अब कॉल इन एडवांस। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कॉल इन एरियर्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो टाइम से पहले पेमेंट आपको कर देते हैं, मतलब अलॉटमेंट का पैसा, इन एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड कॉल का दे दिया, या अलॉटमेंट के साथ इन्होंने फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का भी पैसा आपको प्रोवाइड करा दिया। तो ये क्या कहलाती है, जो अमाउंट आपको मिलती है वो क्या होती है, वो आपकी कॉल इन एडवांस कहलाती है। समटाइम्स ए शेयर होल्डर्स पे ए पोर्शन और होल ऑन द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम एडवांस। ठीक है, कुछ शेयर होल्डर्स, कभी कभी कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो शेयर्स उन्होंने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, होल्ड कर रखे हैं, उन पर जो अनपेड अमाउंट है, ठीक है, या थोड़ी या ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। इन सच ए केस मनी टू रिसीव इन एडवांस इज ट्रांसफर टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। जो भी आपको एडवांस पैसा मिलता है, कंपनी को पैसा मिलता है, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कॉल इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
Call in advance is shown separately in the balance sheet as liability of the company under the heading of current liabilities. Call in advance का पैसा जो होता है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी के हेड में दिखाया जाता है until the call are made and amount actually becomes payable by the shareholders. कब तक दिखाया जाता है? जब तक वो कॉल बने ना, मतलब वो कॉल ड्यू ना करी जाए और उस पर जो पेबल है शेयर होल्डर्स के द्वारा वो हो ना जाए. इन द केस ऑफ कॉल इन एडवांस द कंपनी मस्ट पे इंटरेस्ट एट द रेट स्टेट इन इट्स AOA. However, the absence of interest clause, company is liable to pay interest 6% per annum. अगर मैंने बताया था AOA में अगर इसके बारे में नहीं बताया गया है तो कंपनी क्या करेगी, अगर AOA में दिया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगी. और अगर AOA में इंटरेस्ट वाला क्लॉजेज जो है वो अगर अब्सेंस है तो लाइबिलिटी बनती है वो कितने परसेंट के लिए? 6% के लिए. मतलब कॉल इन एडवांस पर भी वो पेमेंट देगी. जैसे कॉल इन एरियर्स पे वो इंटरेस्ट लेगी, ऐसी कॉल इन एडवांस पर वो इंटरेस्ट देगी. ठीक, कितने का देगी? वहाँ पर लेगी 5% का और यहाँ देगी 6% का, अगर AOA में नहीं बताया गया है. अब बात करते हैं इनके अकाउंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, कैसे इसकी जनरल एंट्रियाँ हम बनाएंगे. तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स में लिखा है. यहाँ फर्स्ट वाले में मैंने आपका कॉल इन एरियर्स का दिखाया है, यहाँ पर मैंने कॉल इन एडवांस का दिखाया है. तो एक्स लिमिटेड देख लीजिए. एक्स लिमिटेड में ड्यू फर्स्ट कॉल एट द रेट ऑफ 3 ऑन 10,000 शेयर्स. रमन डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल इन हिज 200 शेयर्स. एक्स लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल जो थी वो 3 रुपये वाली 10,000 शेयर्स पर ड्यू करी है. लेकिन रमन जो एक शेयर होल्डर है हमारा, जिसके पास 200 शेयर थे, उसने इस कॉल का पेमेंट नहीं किया है. तो एंट्री देख लीजिए. एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये तो ड्यू करने की एंट्री हो गई. याद रखिए ड्यू करने की एंट्री फुल अमाउंट से होती है. जितने भी शेयर इशू होते हैं उनसे फुल एंट्री ड्यू करने की बनती है, फुल अमाउंट से बनती है. अब जब क्या नाम है इसका रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. कितना रुपये मिलेगा? 200 शेयर पे पैसा नहीं मिला 3 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया? 600 रुपये कम हो जाएंगे और 29,400 रुपये यहाँ पर बचेंगे. याद रखने वाली बात ये है इसके अंदर कि अगर कॉल इन एरियर्स का अकाउंट खोला जाएगा तो यहाँ पर बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. तो अगर कंपनी ने कॉल इन एरियर्स का खाता खोलने को आपको बोला जाएगा तभी आप ऐसा करेंगे. अदरवाइज ये जो एंट्री बनी हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर अलॉटमेंट, जैसे हमारे अलॉटमेंट पे नहीं आया तो यहाँ पर टू अलॉटमेंट आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट. फर्स्ट कॉल पे नहीं आया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल. फाइनल कॉल पे नहीं आया तो टू शेयर फाइनल कॉल लिखी जाएगी. और जितनी अमाउंट आपने ड्यू करी थी उसमें से जो अमाउंट आपको नहीं मिली है वो आप माइनस करके लेस करके दिखा देंगे. ठीक है. अब आते हैं कॉल इन एडवांस की बात कर लेते हैं. एक्स लिमिटेड में ड्यू फर्स्ट कॉल एट द रेट 3 ऑन 10,000 शेयर्स. Raman, who held 200 shares, pay his second call money of at the rate of ₹2 pay on first call. सेम क्वेश्चन है, इसको मैंने चेंज किया है. इसमें 10,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल ड्यू हुई थी. रमन जिसके पास 200 शेयर थे, अब उसने क्या किया? फर्स्ट कॉल के साथ फर्स्ट कॉल के साथ ही उन्होंने सेकंड कॉल की अमाउंट भी जो 2 रुपये के हिसाब से थी पेमेंट कर दी है. तो देखिए एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 से बनेगी क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ड्यू करने की एंट्री फुल अमाउंट से बनेगी. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 हो जाएंगे. लेकिन जब रिसीव करने की एंट्री बनेगी तो देखिए पैसा आएगा आपके पास. तो बैंक अकाउंट डेबिट देखिए 30,000 तो फुल आया है और 2 रुपये 200 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से एडवांस सेकंड कॉल का आ गया. तो अमाउंट आएगी 30,400. और इसमें फर्स्ट कॉल का कितना है? टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं. एंड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, मैंने आपसे ऊपर बताया था कि इस अमाउंट को जो एडवांस होती है उसको काय में ट्रांसफ़र करते हैं? कॉल इन एडवांस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो टू कॉल इन एडवांस अकाउंट 4,000 रुपीज़
कितना हो गया, 30,400 रुपये, 30,400, 30,400 बराबर हो गया। अब आगे बात करते हैं, जब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, देखिए 400 भले ही आ गए हो, मैंने आपसे कहा था कि फुल अमाउंट से शेयर कितने इशू हैं, 10,000, तो फाइनल कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की सेकंड कॉल। तो शेयर ड्यू करेंगे, ड्यू पूरे से करेंगे, मैंने आपसे बताया फुल अमाउंट से ड्यू होती है। शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000, 20,000। अब बात करते हैं जब इसको हम रिसीव करेंगे, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक देखिए जिसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया वो सेकंड कॉल पे नहीं देगा, लेकिन कंपनी के पास चूंकि पैसा पहुंच चुका है तो वो उसको एडजस्ट करेगी। तो कहाँ एडजस्ट करेगी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट में कितने आएंगे, 19,600, 19,600 रुपये कंपनी के पास रिसीव होंगे। कॉल इन एडवांस के उसके पास पहले आ चुके हैं, तो कॉल इन एडवांस पहले क्रेडिट किया था हमने, अब हम डेबिट करके उसको एडजस्ट कर देंगे। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 400 हमारी एंट्री बन जाएगी। और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने मिल गए हैं, 20,000 रुपये। तो हमें कितने मिले हैं, 20,000 रुपये मिल गए हैं, पूरी अमाउंट हमें मिल चुकी है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान आती है फॉर फीचर की। फॉर फीचर क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एक फिक्स टाइम तक एक अमाउंट जो अभी तक उनके ऊपर ड्यूज रह गई है, जो कॉल इन एरियर्स बन गए हैं उनके ऊपर, उनको पेमेंट नहीं कर पाती है, शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं कर पाते हैं कंपनी को। तो कंपनी क्या करती है, एक टाइम के बाद उनके शेयर्स को वापस ले लेती है और उनका जितना भी पैसा अब तक आ चुका है वो उनका सीज कर लेती है, यानी उसका हरण कर लेती है, उन पैसों को वापस नहीं करती है। उन पैसों को वापस ना करना और उनके शेयर्स को वापस लेना ही हमारा क्या कहलाता है, फॉरफीचर कहलाता है। हालांकि एक टाइम से पहले जब ये शेयर फॉरफीचर करती तो उससे पहले क्या करती है, वो एक नोटिस इशू करती है अपने डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर्स के साथ। अगर उसको भी वो कंप्लाई नहीं कर पाते हैं और उसको पूरा ना करके वो पेमेंट नहीं देते हैं, तो कंपनी के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उनके शेयर्स को फॉरफीचर कर सकती है। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कैंसिलेशन ऑफ shares as such whatever amount has already been received on forfeiture is seized। ठीक है, फॉरफीचर शेयर्स का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन होता है शेयर्स का। एज सच वट एवर अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड ऑन फीचर इज सीज्ड। तो मैंने आपसे बताया था कि जितना भी पैसा अब तक मिल चुका होता है वो क्या होता है, वो सीज कर लिया जाता है। ठीक है, the shareholder who applies for the shares of the company makes an offer on the one hand। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं शेयर्स को कंपनी के साथ, वो एक ऑफर होता है वन हैंड, एंड अदर हैंड कंपनी भी एक्सेप्टिंग और अलॉटिंग शेयर्स अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस। और कंपनी भी क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है आपकी एप्लीकेशन को और आपको अलॉट शेयर अलॉट कर देती है जिसने के लिए आपने एक्सेप्टेंस मांगी है। In this way, offer and acceptance with the lawful consideration makes a valid contract between the shareholders and the company। और इसके थ्रू क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफर के थ्रू एक कंसिडरेशन के रूप में एक कॉन्ट्रैक्ट स्थापित होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में। द कॉन्ट्रैक्ट मेक्स इट बाइंडिंग अपॉन द शेयर होल्डर्स टू पे द इंस्टॉलमेंट अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट और ऑन कलर वॉट एवर ड्यू वैन एवर ड्यू। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बाइंडिंग होती है किसके बीच में, शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में, कि जो भी कंपनी इंस्टॉलमेंट किसको कहते हैं, कि जो अलॉटमेंट हुआ या अदर कॉल्स हुई उन पे जब भी ड्यू होगा तब वो उसका पेमेंट करेंगे। बिफोर द शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड कंपनी में सर्व ए नोटिस ऑन द डिफॉल्टिंग मेंबर्स आस्किंग फॉर पेमेंट ऑफ द कॉल। ठीक है, फॉरफीचर द कंपनी, यहाँ पर कंपनी को नोट कर लीजिएगा। शेयर्स का फॉरफीचर करने से पहले कंपनी एक नोटिस जारी करती है, सर्व करती है अपने डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स को। डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स का मतलब वही हुआ कि जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। इफ द शेयर होल्डर फेल टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस नोटिस, जो भी इसकी नोटिस जारी किया जाता है, इसकी अगर वो इसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लाइंस में पूरा नहीं करते हैं, मतलब पूरा करने का मतलब हुआ कि पेमेंट नहीं देते हैं,
द डायरेक्टर्स में पास ए रेजुलेशन इफेक्टिंग द फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। तो एक रेजुलेशन पास करा के डायरेक्टर्स जो होते हैं वो उनके शेयर्स को फॉरफीचर कर सकते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो एक एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब देखिए क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, टोटल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन फॉरफीचिंग शेयर्स। जब हम शेयर फॉरफीचर कर रहे होंगे अब तक मतलब तब फॉरफीचर करने के समय तक जितने रुपए भी हम मांग चुके हैं और जितने शेयर्स को हम फॉरफीचर कर रहे हैं इसको इनटू मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट टोटल अमाउंट दिया। जैसे मान लीजिए हम 1000 शेयर्स फॉरफीचर कर रहे हैं और हम शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है 10 रुपये। उस 10 रुपये में से हम कितने मांग चुके हैं, मान लीजिए 8 रुपये मांग चुके हैं, तो 1000 इंटू 8 यानी 8000 रुपये यहाँ पर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करे जाएंगे और लिखे जाएंगे। अनपेड कॉल में उस 8 रुपये में से अब तक कौन कौन सी अमाउंट कितने कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट उसने नहीं दी है। मान लीजिए उसने 8 रुपये में से 2 रुपये वाली फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो 1000 की 2 से गुणा करके 2000 रुपये लिखे जाएंगे। अब मान लीजिए उसने अलॉटमेंट नहीं दिया 5 रुपये का और फर्स्ट कॉल 2 रुपये की नहीं दी, तो 7 रुपये हो गए, तो 7 रुपये यहाँ पर लिखे जाएंगे, 1000 इंटू 7 लिखे जाएंगे। टू शेयर फॉरफीचर, जितने रुपए भी कंपनी अब तक उन शेयर से ले चुकी है वो अमाउंट यहाँ पर शो करी जाएगी। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन 2 रुपये की थी, अलॉटमेंट 3 रुपये का था, या एप्लीकेशन 2 रुपये की थी और अलॉटमेंट भी 2 रुपये का था, तो अगर एप्लीकेशन 2 रुपये की और अलॉटमेंट 3 रुपये का यानी 5 रुपये हुआ है अब तक, और उन्हें दोनों कॉलेज दे चुका है, वो एप्लीकेशन भी दे दिया है और अलॉटमेंट भी दे दिया है। अगर दोनों दे चुका है तो कितने की हो गई, 4 रुपये की, तो 4 रुपये के हिसाब से यहाँ पर 1000 इंटू 4 कर दिया जाएगा। और अगर एप्लीकेशन 2 रुपये की है, एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दिया है, फर्स्ट कॉल भी दे दी है, तो मान लीजिए 2 रुपये की एप्लीकेशन, 2 रुपये की फर्स्ट अलॉटमेंट और 3 रुपये का फर्स्ट कॉल है, तो 2 दूनी 4 3 7, तो 2 से 4 7 रुपये अब तक वो दे चुका होगा। तो 1000 पे हम क्या करेंगे, 7 रुपये उसके ले लेंगे, तो ये 7000 रुपये हमें मिल जाएंगे उसके। ठीक है ना, तो ये एंट्री यहाँ पर बन जाती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे किसी समय भी कॉल करके मुझसे कभी भी कुछ भी इसके बारे में और पूछ सकते हैं। ठीक है, कल मैं इसके आपको जनरल एंट्रियाँ सिखाऊंगा।